तो हम बढ़े थे एसिड अटैक के लिए, ठीक है। तो एसिड अटैक में क्या होता है कि जो हमारा जो कंक्रीट होती है बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर होती है, ठीक है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो सॉल्ट क्या करते हैं, या तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है वो जो वॉइड्स होता है उसमें जाके प्रेजेंट होने जाते हैं। तो जितना ज्यादा वॉइड्स में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि हमारा जो है कंक्रीट अनस्टेबल होता रहेगा, ठीक है। मतलब कंक्रीट में एक तरह से एक्सपांशन होता रहेगा कि मतलब वॉइड्स के अंदर जैसे क्या होगा कि सॉल्ट्स का प्रेजेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो उसके उसको बोलते हैं एसिड अटैक, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस के बारे में मैंने पहले बताया था कि भाई कंक्रीट में जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पता है 1 से 3% तक एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं। तो उन एल्कलीज से क्या होता है कि वो एल्कलीज जो होते हैं जब वाटर के साथ कई बार रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो सॉल्ट क्या करते हैं धीरे धीरे वॉइड्स के प्रेजेंस के कारण सरफेस पे आते हैं, तो एक व्हाइट कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गए हमारे, उसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब हमारा कोई मेसनरी वॉल, ये भी आपने घर पे भी देखा होगा, जहाँ पे भी पानी की मतलब आपका ज्यादा होगा, मतलब या फिर आउटर वॉल पे जहाँ भी पानी प्रेजेंट होगा वहां पे हमेशा एफ्लोरेसेंस हो जाती है। मतलब जो है वहां पे जो आपकी सीमेंट है वो व्हाइट व्हाइट कलर की सी हो जाती है। एल्कलीज की लेयर नहीं होती वैसे, वो सॉल्ट की लेयर होती है। एल्कलीज तो पहले से प्रेजेंट होते हैं आपके। कंक्रीट में कौन सा कंस्टिट्यूट, देखो जो भी आपका कंक्रीट में सारे जो कंस्टिट्यूट होते हैं, जो कंक्रीट का फॉर्मेशन होता है वो बेसिक ही होता है। जैसे अब कंक्रीट में आपने क्या क्या यूज किया है, कंक्रीट में सबसे पहले लाइम यूज करा है, तो लाइम से फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला वो फॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से बेसिक OH माइनस का कंटेंट आ जाता है। आपने लाइम डाला तो लाइम होता है CaO प्लस H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो OH माइनस का आयन होते हैं, बेसिक आयन होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई H प्लस आयन होते हैं तो भाई एसिडिटी बढ़ती है, और OH माइनस आयन हो तो बेसिसिटी बढ़ती है। तो कंक्रीट में सबसे ज्यादा कंटेंट ही लाइम का होता है, ठीक है। तो लाइम से क्या बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा OH माइनस आयन, तो दो OH माइनस आयन देता है। ये आपने सारे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अब याद है तो ठीक है। पता है क्या OH माइनस आयन क्या देता है? गौतम, बता दो भाई। फ्री पीयर का बेसिकली वही मतलब है कि ऊपर से रेस्ट्रेंड नहीं होते। जैसे आपका था फ्री पीयर, मतलब ये आपका पीयर है, ठीक है। ये नीचे से रेस्ट्रेंड है, एक तरह से नीचे से तो रेस्ट्रेंड होगा ही, ठीक है। आपने इसको अंदर तक डाल रखा है, कॉन्क्रीटिंग कर रखी है। जब ऊपर का जब वो आएगा आपका पार्ट, तो हमारा अगर मान लो जो पियर है, आपके साउंड क्लियर होगी।
ठीक है, जो अगर पियर है हमारा, जो हमारा वर्टिकल लोड लग रहा है सिर्फ वो ही अगर ट्रांसफर करता है तो हमारा होता है फ्री पियर। ठीक है, अगर वो यहाँ से रेस्ट्रेंड है, मतलब अगर मान लो जैसे आपने पियर बनाया, ठीक है, और इसके ऊपर आपने, जैसे आपने डॉक्स पे देखा होगा, डॉकयार्ड देखा होगा, ठीक है, जो सिंपल डॉकयार्ड होते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, एक लकड़ी का सा पुल, मतलब कॉलम टाइप का होता है और उस पे लकड़ी की एक स्लैब होती है, सिंपली उस पे ठोकी हुई होती है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वर्टिकल लोड का ट्रांसफर करते हैं। क्या, किसका, वर्टिकल लोड का। अगर वर्टिकल लोड का सिर्फ ट्रांसफर है तो उसे बोलते हैं फ्री पियर। अगर मान लो ये यहाँ से, क्लियर नहीं आ रहा। एक मिनट, अब आ रही है सबको आवाज? यस। ठीक है, अगर वो वर्टिकली ऊपर से भी रेस्टेंड है, मतलब अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है तो वो फाउंडेशन में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फिक्स्ड पियर। फ्री पियर जो सिर्फ ओनली, जो उस पे अगर स्लैब किसी ऊपर सिर्फ रखी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट्रेंड नहीं है उसी तरह से, तो वो हो जाएगा फ्री पियर। कहने का मतलब वही है कि फ्री पियर एक तरफ से रेस्ट्रेंड है, फिक्स्ड पियर दो तरफ से रेस्ट्रेंड है। मतलब एक कॉलम सिर्फ नीचे से रेस्ट्रेंड है और एक में कॉलम ऊपर से भी रेस्ट्रेंड है। मतलब ऊपर जो रेस्ट्रेंड भी है ना, अगर फ्री पियर, तो हिंज है, एक तरह से मोमेंट का ट्रांसफर उसको नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा एफ्लोरोसेंस। और अगला है फायर रेजिस्टेंस, कि मतलब फायर के कारण कोई भी डायमेंशनल चेंजेस होंगे। तो ये तो एक तो बार का फैक्टर है कि अगर कई बार आग लग गई तो पूरी बिल्डिंग ही खराब हो गई, क्योंकि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाता है जब भी फायर लगी, पर बहुत इजीली लूज नहीं करता है। कि ये कंक्रीट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज है कि बहुत जल्दी से वो अपनी फायर लगने पे इजीली स्ट्रेंथ लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ सर मेन, कितने टेम्परेचर पे अप्रॉक्स लूज करता है? देखो ऐसा तो कोई सर्टेन है नहीं, आग लगने पे थोड़ा ना कोई मतलब वो देखेगा। पर ये है कि कंक्रीट की मतलब फायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स भी, कि मतलब कोई इजीली वो अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं करता। तो हमने हमने स्टार्टिंग में देख लिया प्लास्टिक स्टेज की, अब हमने देख ली हार्डन स्टेज की। ठीक है, तो आपके बारे में सबसे पहले इनको लिखना आना चाहिए। तो मतलब वर्केबिलिटी क्या होती है, गुड वर्केबिलिटी कितनी होगी, कैसे होगी, ठीक है, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है और हार्शनेस क्या होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे हमारी इफेक्ट करती है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी हमारी कैसे कैसे इफेक्ट कर रही है, इम्परेबिलिटी क्या होता है, डायमेंशनल चेंजेस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है, एसिड अटैक का क्या होता है, एफ्लोरेसेंस क्या होता है, और फायर रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हो गया हमारा चैप्टर 5। मैंने ना सब आप सभी को असाइनमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। और इसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में कोई डाउट है भी पूछ लो। एवर लास्टिंग बोल सकते हो, हाँ ठीक है, एवर लास्टिंग हाइड्रेशन चलता ही रहता है, क्योंकि ना कंक्रीट कभी भी अपनी 100% क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मतलब पानी के साथ मिलके वो अपनी पूरी तरह स्ट्रेंथ कभी गेन नहीं कर पाता है। हमेशा 98 99 पर उसी को हम 100% एज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब हाइड्रेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें मेन क्या होता है कि हमारी उतनी स्ट्रेंथ कर दे जितने पे हम उसे डिजाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो M30 के लिए कर रहे हैं तो M30 28 डेज पे वो अपनी उससे ज्यादा गेन कर ले।
हमें उस उतना है। उसके बाद चाहे वो धीरे धीरे कितनी भी स्ट्रेंथ गेन करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। हम चाहते हैं कि जितने पे हम उसे डिजाइन कर रहे हैं उतने पे वो हमारी स्ट्रेंथ गेन कर ले, हमारा पर्पस पूरा हो जाए। और किसी ने पूछा था टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर आप ले लो, देखो 400 डिग्री सेल्सियस के अबव जो है कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ इजीली लूज करना, उससे पहले बहुत धीरे धीरे करीब लूज करता है, उसके बाद एकदम से ही लूज करना स्टार्ट कर जाएगा, फिर ब्रिटल मटेरियल बन जाएगा कंक्रीट। वैसे तो ब्रिटल होता ही है, पर फायर के केस में बता रहा हूँ। और कोई किसी को डाउट है? फ्लक्स और कैटलिस्ट, ये किस में आपने देख लिया? फ्लक्स और कैटलिस्ट तो केमिस्ट्री के हैं। कंक्रीट में आपने कहाँ फ्लक्स देख लिया? पिछले चैप्टर में सीमेंट, मतलब सीमेंट बता दो मुझे कौन से, मतलब आपने क्या देखा है? अच्छा, एज ए फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स वो मटेरियल है जिसका मतलब वैसे तो कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। मतलब जो अपने जो आप एल्यूमिना जो यूज करते हो आप सीमेंट में, ठीक है, वो एल्यूमिना करता क्या है? एल्यूमिना क्या करता है? एक्ट एज ए फ्लक्स, मतलब फ्लक्स इस तरह से काम करता है कि वो खुद बहुत जल्दी इजिली बर्न कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर हाई इंड्यूस होता है, और जो हमारा जो हीट प्रोवाइड जो होती है वो कम यूज होती है। मतलब ये ना क्लिंकर फॉर्मेशन पे जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स की तरह काम करता है, और वो क्लिंकिंग टेम्परेचर कम कर देता है। हाँ, ठीक है, वही फ्लक्स है, मतलब उसे कहते हैं फ्लक्स। और किसी को डाउट है? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनिंग में क्या कहने का मतलब है कि बेसिकली हमारी जो भी नॉर्मल कंक्रीट हम बनाते हैं उसमें क्या क्या प्रोपोर्शन रखते हैं, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। मतलब हमारी वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होनी चाहिए। तो हम अलग अलग तरह से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंटेंट का वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले कंक्रीट मिक्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है नॉमिनल मिक्सेस, ठीक है। नॉमिनल मिक्सेस क्या होते हैं कि मतलब जो सिंपल हमारे जो स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं उनको नॉमिनल मिक्स ही कहते हैं, ठीक है। कि भाई जो हमारे पहले से यूज होते हैं M10, M15, M20, इनके जो मिक्सेस होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड मिक्सेस बोल दो या नॉमिनल मिक्सेस बोल दो, ठीक है। जो हमारे पहले से ही हमारे जो है स्ट्रेंथ जो है, पहले से ही हमें उनका मिक्सिंग का मतलब जो कंटेंट है वो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे होते हैं, दो ही तरह से मिक्सेस होते हैं, एक तो नॉमिनल मतलब स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं, दूसरे होते हैं डिजाइन मिक्स, ठीक है। डिजाइन मिक्स वो होते हैं कि जो
15 से मतलब M25 से ऊपर जो भी हमारे मिक्स होंगे वो होंगे हमारे डिजाइन मिक्स। मतलब उसमें जितना भी हमारा कंक्रीट कितना मतलब सीमेंट कितना डलेगा, फाइन एग्रीगेट कितना डलेगा, कोर्स एग्रीगेट कितना डलेगा, वाटर कंटेंट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिसाइजर ऐड करके। प्लास्टिसाइजर वो होते हैं जो हमारी सीमेंट में हमारा जो वाटर वॉइड्स में प्रेजेंट होता है उसे वाटर को दोबारा हाइड्रेशन प्रोसेस में ला सके। इससे कारण क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट रिक्वायर होता है, जो मतलब वाटर की क्वांटिटी, वो हो जाती है कम। ठीक है। अब मिक्स प्रोपोर्शन के लिए सबसे चीज पहले इफेक्ट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप M30 के लिए डिजाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होती है ड्यू 30। ठीक है। अब हमें पता है कि हाई वाटर सीमेंट रेशियो में हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जहाँ पे भी साइट की कंडीशन है उसके हिसाब से हमारे को क्या देखना है कि हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। तो वर्केबिलिटी हमारा सेकंड फैक्टर है, ड्यूरेबिलिटी है, और मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट पे ये डिपेंड करता है कि हमारा वाटर कितना रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। ये आप देखोगे जब डिजाइन मिक्स IS 1026/2009 करके देखोगे तो ग्रेडिंग कौन सी करी है। ग्रेडिंग का इसमें मेन यूज होता है, जैसे आपने हम देखा था एक्सपेरिमेंट में करके फाइननेस मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो फाइननेस मॉडुलस की वैल्यूज के रेस्पेक्ट में हमें ये पता चलता है कि कंक्रीट का कोर्स एग्रीगेट अपॉन फाइन एग्रीगेट की रेशियो कितनी है, या कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट अपॉन टोटल एग्रीगेट की रेशियो, ये भी हमें कोड से मिलती है। तो वैसे ग्रेडिंग के हिसाब से हम ग्रेड करने के बाद हम 4 जोन डिफाइन करते हैं। ठीक है। मतलब अलग अलग जोन के हिसाब से, मतलब जैसे हमने सीविंग की थी, ठीक है, तो अलग अलग सीविंग के रेस्पेक्ट पे हमने हमारे एग्रीगेट जितने भी रिटेन हुए थे उनकी वैल्यूज को हमने नोट डाउन किया था। ठीक है। उन नोट डाउन होने वाले वैल्यूज के रेस्पेक्ट में हम 4 जोन क्रिएट करते हैं जो हमें रेशियो बताते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन में टोटल एग्रीगेट की। उससे हमें ये पता चलता है कि उसे कहने का मतलब यही होता है कि भाई हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है वो हमें कितना चाहिए। अगर ज्यादा हम जोन फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो हमारी कोर्स एग्रीगेट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। अगर जोन 4 कंसीडर करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी टोटल एग्रीगेट में ज्यादा होगी। ये तरह से जोन डिसाइडेड है। इनमें अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइडेड है कि भाई अगर मान लो आपका कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी हमें ज्यादा करनी है तो हमारी जो स्टार्टिंग की जो सीव है उनमें हमारा कोर्स एग्रीगेट ज्यादा रिटेन होना चाहिए। ठीक है। जैसे 40 मतलब 10 20 mm 10 mm 4.75 mm, तो कोर्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी है। कहने का मतलब वही है। अगला है क्वालिटी कंट्रोल, कि हम साइट पे कितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है। जो हम डिजाइन मिक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे मिक्स प्रोपोर्शन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं किसी तरह से। फर्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में हम कंक्रीट को डिजाइन करते हैं। ठीक है। वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इसलिए कि हम जहाँ पे भी साइट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जब कंक्रीट साइट पे पहुंचे तो हम इजीली उसे प्लेस कर सकें। ठीक है। अगर हम उसमें रीइंफोर्समेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारा कंक्रीट मोर वर्केबल चाहिए, क्योंकि हम उसको इजीली क्या होता है वाइब्रेट नहीं कर पाते। ठीक है। ठीक है। और मेथड ऑफ कंपैक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी, अगर कंक्रीट हमारा ज्यादा मतलब ड्यूरेबल चाहिए तो हमें कंक्रीट की क्या होगी, उसमें वॉइड्स कम करने पड़ेंगे। वॉइड्स कम करने हैं तो हमें जो है हमारी कंक्रीट की जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब वॉइड्स रिड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे को सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और हमारी जो क्वांटिटी ऑफ जो मटेरियल्स होंगे वो ज्यादा यूज होगी। ठीक है। वॉइड्स को फिलअप करने के लिए। तो इसलिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है, बेसिकली वो इम्परमेबल कंक्रीट माना जाती है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन से साइज ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। हनीकॉम्ब को रिपेयर करने के लिए हम वो जो जितना भी पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद उतने पार्ट के लिए हम दोबारा सीमेंट या फिर कंक्रीट वहां पे अप्लाई कर देते हैं। हनीकॉम्ब को देखने के लिए वो ये कि छोटे छोटे से ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता सा बना हुआ है वहां पे। ग्रेडिंग देख लिया, क्वालिटी कंट्रोल भी हमारा ठीक है। अब हमने फैक्टर कंसीडर कर लिया कि भाई हम कौन सा स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हो रही है, सीमेंट कौन सी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कौन सा है, क्वालिटी कैसी है, वर्केबल है या नहीं हमारा मिक्स। ठीक है। अब हमें पता है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में हमारे स्टैंडर्ड मिक्सेस दिए हुए हैं
कि अगर अगर आपको M10 कंक्रीट की बनाना है तो आपके सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो 1:3:6 होना चाहिए। ठीक है। M15 का है तो 1:2:4 होना चाहिए। M20 का है तो 1:1.5:3। इस तरह से M25 का 1:1:2। ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हमें ग्रेड दी हुई है कंक्रीट के, में M20 बनाना है। M20 के लिए हमें मिक्स दिया है 1:1.5:3। ये रहा। कवर ब्लॉक क्या होता है भाई? क्या फिट करते हैं भाई कॉलम में?